हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। द फर्स्ट इज एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द सेकंड वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को करेंगे। आज की क्लास में हम एनर्जी ट्रांसफर के कंसेप्ट को करेंगे एंड हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इन एनर्जी ट्रांसफर एंड हीटिंग इफेक्ट ये दोनों काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट काफी लेंथी है। तो आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। बट दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। ओके, तो इन वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस? रेट का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे पैसे वाला नहीं, टाइम वाला। ओके, फिजिक्स के अंदर जो रेट होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम से। ओके, अगर कहीं लिखा है ना रेट, तो दैट मीन्स वो किसके बारे में बात की है? टाइम के बारे में बात की है। तो क्या मतलब है इसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का? ओके, चार्ज का टाइम के साथ किस अमाउंट में फ्लो हो रहा है, चार्ज का टाइम के साथ किस अमाउंट में फ्लो हो रहा है। अब इसी को हम इक्वेशन में लिखते हैं। करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? Q अपॉन टी। क्या हुआ? Q अपॉन टी। यहाँ पे Q क्या है बेटा? चार्ज। एंड व्हाट इज T? T इज टाइम। जो भी चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं टाइम के साथ में, उसी को हम करंट बोलते हैं। अब ओनली द क्वेश्चन इज कि इसको सिंपल से ऐसे क्यों नहीं बोल देते फ्लो ऑफ चार्ज? क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो छोटे में डेफिनेशन पढ़ी है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज बोल देते ना। टाइम लेने की क्या जरूरत है बेटा? टाइम लेने की जरूरत ये है कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा 5 कूलम चार्ज है, वो 3 मिनट्स में फ्लो हो रहे हैं, और अगेन मैं बोलती हूँ कि बेटा ये 5 कूलम चार्ज है, ये 1 आवर में फ्लो हो रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यहाँ तो ये चार्ज बहुत स्लोली फ्लो हो रहे हैं और फर्स्ट केस में चार्ज बहुत फास्ट मूव कर देते हैं। तो अगर चार्ज फास्ट मूव करेंगे तो हमें करंट भी बेटर मिलेगी। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसीलिए हम करंट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को डिनोट किससे किया जाता है? आई से। आई इक्वल टू Q अपॉन टी। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड टाइम की यूनिट हम क्या लेके चलते हैं? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ करंट। ओके, एंड फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन टी। एंड एक कूलम पर सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा कूलम पर सेकंड क्या होता है, तो ये जो कूलम पर सेकंड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या हुई बेटा? एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं और एम्पियर भी लिख सकते हैं। दोनों ही करंट की यूनिट है। अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करंट की डेफिनेशन पढ़ी बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट ऐसा होता है क्या कि आपके घर पे कोई कंडक्टर पड़ा है, मतलब वी नो वेरी वेल कि जो करंट फ्लो होती है वो कंडक्टर में ही होती है, लेकिन हमारे घर पे तो बहुत सारे कंडक्टर हैं, है ना, बहुत सारी मेटल बॉडीज होती हैं। तो क्या उनमें करंट फ्लो होती है? नहीं होती, है ना। हमें शॉक नहीं लगता, करंट नहीं फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे पहले तो सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्लोज किस तरीके से, ठीक है, और किस तरीके से उसमें करंट फ्लो होगी वो अब हम स्टडी करते हैं। तो देखिए बेटा, करंट फ्लो होने के लिए एक सर्किट का सबसे पहले क्लोज होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन पास हो सके। ओके, और क्लोज किस तरीके से? बैटरी के साथ में। एज यू कैन सी, अभी हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि ये बैटरी का क्या काम है। बट सबसे पहले मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, या फिर आप एक एग्जाम्पल लेते हो आयरन का। तो आयरन भी मेटल बॉडी की है, उसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। अब मुझे तो दोनों बॉडीज में करंट चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया बेटा? बैटरी लगाई। अब ये बैटरी काम किस तरीके से कर रही है और इससे करंट कैसे फ्लो हो रही है, इससे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, बैटरी में क्या है? एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसके साथ में हमने क्या कनेक्ट कर दी? एक की कनेक्ट कर दी, जिसको क्लोज होने पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया।
इन द सेम वे अब मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा अभी बल्ब ऑन हो जाएगा क्या, बल्ब ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये पार्ट कंप्लीट किया, ये की को क्लोज करी, तो यहाँ पे बल्ब ऑन हो गया। यस ऑफ कोर्स हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ वोल्टेज है, बैटरी लगी है कि जैसे ही क्लोज होती है बैटरी से वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे वोल्टेज के फ्लो होने से बल्ब जल जाएगा, ठीक है, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले हमारा सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। सर्किट का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। अब ये तो ठीक है कि सर्किट क्लोज हो गया, बट दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे बैटरी क्यों लगाई है? अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो क्या बल्ब ऑन हो जाता? बिल्कुल ऑन नहीं होता, बैटरी की तो ज़रूरत पड़ती है। अब बैटरी क्या कर रही है? इसे वोल्टेज दे रही है। अब ये बैटरी में ऐसा क्यों है? एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस कंसेप्ट को हमें समझना है और इससे वोल्टेज किस तरीके से मिल रही है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो बेटा होता ये कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक एसी रूम में बैठे हैं, ठीक है, एसी ऑन है और टेम्परेचर काफ़ी कम है, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी देर बाद आप एसी ऑफ कर देते हैं तो रूम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर हुई। किस तरीके से ट्रांसफर होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे ही होता है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। इन द सेम वे ये एक नेचर का रूल है कि कोई भी बॉडी है या कोई भी बॉडी में अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। किस तरीके से? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मतलब है कि जो भी उसका क्राइटेरिया आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिया टेम्परेचर कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही आपने मान लीजिए बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो वो करंट कैसे फ्लो होगी? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए कोई फोर्स चाहिए, उसे कोई धक्का मारने को चाहिए। भाई देखिए कोई कंडक्टर है, यहाँ पे हमने कंडक्टर लगा दिया, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं क्या? अभी बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा है। कोई भी वायर ले लोगे, इस वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। हमने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आप चार्ज भी बोल सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं ना। चार्ज का ही टाइप होता है इलेक्ट्रॉन, दो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं अभी, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, ऐसा ही होता है। लेकिन अभी यहाँ पे फ्लो कैसे होगी, कैसे वो मूव करेंगे? ओके, इट जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो बास्केट हैं, यहाँ पर एक बास्केट ये है, एक बास्केट ये है। अगर दोनों में इक्वल लेवल का पानी है तो पानी क्या एक दूसरे की साइड मूव होगा? बिल्कुल मूव नहीं होगा। बट मैंने क्या किया बेटा, एक साइड सरफेस में ज़्यादा पानी भर दिया, यहाँ पे ज़्यादा पानी भर दिया। अब पानी मूव होगा कि नहीं होगा? अब पानी यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से होता है, अगर जब तक सेम पे थे ना, सेम कंसंट्रेशन पे थे, तब तो कुछ फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब ये पार्ट हायर कंसंट्रेशन पे था, हायर लेवल पे था, पानी हायर लेवल पे था, तो हायर से लोअर पानी ट्रांसफर हो गया, ओके। इन द सेम वे हमने क्या किया, देखिए बेटा, एक पॉजिटिव साइड लिया, एक नेगेटिव साइड लिया। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। किस तरीके से देखिए फोर्स लगता है, मान लीजिए ये जो पॉजिटिव साइड है इसमें 220 वोल्ट है और ये जो नेगेटिव साइड है इसमें 0 वोल्ट है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में 220 वोल्ट है, नेगेटिव में 0 वोल्ट है। तो नाउ यू कैन से कि ये जो वोल्टेज है क्या एक फोर्स है। हम 220 वोल्ट का एक फोर्स लगा रहे हैं जो कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जा रहा है, ओके। इसीलिए बेटा एक पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, ताकि क्या हो, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो और उससे क्या हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, ओके। अभी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि बैटरी को लगाने से क्या किया हमने, एक फोर्स लगाया, एक काम किया, जिससे क्या हो, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में करंट फ्लो हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। कैसे फ्लो हो, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में। हमने पॉजिटिव साइड में फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन को, मूव करो मूव करो। तो जैसे ये बैटरी लगा दी, सर्किट कंप्लीट हुआ,
ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है टाइम के साथ, उसी को तो हम करंट बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक सो आज की क्लास में आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है। इन वेरी सिंपल, हम इलेक्ट्रॉन पे बैटरी के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, ये बैटरी है, बैटरी से फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन पे आगे मूव होने के लिए, आगे मूव होने के लिए, तो वो पॉजिटिव साइड से मूव होते हुए नेगेटिव साइड पे आते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। आई थिंक सो सभी को क्लियर है। ठीक है, ये भी पता चल गया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। ओके, तो बेटा जो ये फॉर्म है ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी को यहाँ पे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पावर बोला है। क्लियर है? मैं अब इसकी थ्योरी रीड करती हूँ ताकि आपको एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासेज इन इट्स क्लोज पाथ वी टर्म इट एन एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट। तो जब भी कोई क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं या किस तरीके से पास हो रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, पोटेंशियल एंड वोल्टेज जस्ट लाइक द सेम। ठीक है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में। ओके, एंड ये जो एनर्जी ट्रांसफर की फॉर्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब जो हमारी बुक में सर्किट है, हम उसे स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ तक बिल्कुल सेम है, और जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगे। जो अभी इलेक्ट्रॉन है ना, बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, अब हम उन्हें पुश करेंगे, हम उन्हें धक्का देंगे कि चलो फ्लो हो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ताकि हमें सर्किट में करंट मिल जाए। अब बेटा आगे देखिए, यहां पर जो लगाया ना इस सर्किट को कंप्लीट करते हुए, ये तो हमने की लगा दी है कि की क्लोज कर सके। आगे सर्किट में लगाया है एक रेजिस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ सर्किट में आप देखोगे कि रेजिस्टेंस का क्या यूज है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या सर्किट काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली बल्ब लगा दिया, मैंने तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो क्या रेजिस्टेंस लगाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल्ब में करंट तो मिलेगी ना, बल्ब तो ऑन होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, बट रेजिस्टेंस लगाया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करता है। एज यू कैन सी, कभी देखिए आप यहाँ पे ना इसका सिंबल देखिए, अगर कभी आप भूल जाए ना रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए इसका पाथ इस तरीके से है ना, मतलब एक तरीके से स्पीड ब्रेकर है। अगर गाड़ियां बहुत स्पीड से आती हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं कि नहीं आते हैं। तो जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, वहां पे हम क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ताकि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। बस वही एग्जांपल है, सेम इसीलिए हम रेजिस्टेंस का यूज भी करते हैं। रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पीड को कंट्रोल कर ले। ठीक है, ताकि जो इक्विपमेंट्स हैं, ये हमारे इक्विपमेंट्स है, खराब नहीं हो। इसके बाद हमने यहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया है, अमीटर लगाया है। अमीटर क्या करता है बेटा, करंट मीजर करता है। ओके, एंड इसके बाद हमने ये सर्किट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आगे इसके थ्रू ये जो बैटरी वोल्टेज है, इसमें यही मेंशन किया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में ये बैटरी लगी है, जहां पे हम वोल्टेज मीजर कर सकते हैं। तो दिस इज द अमीटर, ठीक है, जिससे करंट मीजर करते हैं। दिस इज द वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज मीजर करते हैं। तो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेटा अगर आपको वोल्टेज मीजर करना है ना, तो वोल्टेज हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 220 वोल्ट है, मैंने आपको बोला कि मुझे बेटा ये जो बल्ब है इसकी वोल्टेज मीजर करके बताओ, इसकी कितनी वोल्टेज है। तो मैं कैसे मीजर करूंगी, ये जो बल्ब लगा है इसके पैरेलल पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, और अमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर के को क्यों यूज करते हैं, करंट मीजर करने के लिए। अमीटर का यूज क्यों होता है, करंट मीजर करने को, और वोल्ट मीटर का यूज क्यों होता है, वोल्टेज मीजर करने को। अमीटर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर किधर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमें इसके इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे फिगर था तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आप इसकी जगह ये फिगर भी बनाते हैं तो दैट इज टोटली राइट, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि कंसेप्ट आपका एनर्जी ट्रांसफर का बिल्कुल सही है। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सेकंड टॉपिक में, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हीटिंग इफेक्ट, कि एग्जैक्टली ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट ये है कि अभी मैंने आपको बोला कि बेटा ये सर्किट आपने ऑन कर दिया, बल्ब में करंट मिल गई। अगर बल्ब बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने ऑन रखा तो क्या होगा,
हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। चलिए बल्ब को तो आपने हाथ लगा के नहीं देखा होगा, आप अपना मोबाइल बहुत टाइम तक यूज करते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने चार्जिंग प्लग में अपना मोबाइल लगाया है, मोबाइल का ही एग्जांपल देना पड़ेगा, अभी सबके हाथों में 24 घंटे मोबाइल रहता है, ठीक है। आप मोबाइल काफी टाइम तक चार्जिंग पे लगा देते हैं, तब भी क्या होता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे हीट एनर्जी भी जनरेट हो रही है। अगर किसी सर्किट में करंट है तो वहां पे क्या जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी, ओके। क्योंकि जितना टाइम के लिए करंट फ्लो होगी वो उसे क्या देगी, हीटिंग इफेक्ट देगी। इसी चीज को बस हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, हीट एनर्जी जनरेट्स इन द कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसको किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट का बेसिक फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। कौन सा फार्मूला होता है, पावर इनटू टाइम। यहाँ पे P क्या है, पावर, एंड T क्या है, टाइम। ऑफ कोर्स हमें ये तो समझ आ गया था कि जिस अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिस अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। बट वो पावर जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए पावर मिलेगी, इस कंसेप्ट को समझो। ये फार्मूला क्यों लिया है, पावर इनटू टाइम। कोई तो रीजन होगा या फिर ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पावर क्या है, जिस अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब एनर्जी जितने टाइम के लिए ट्रांसफर होगी, जितना टाइम के लिए ट्रांसफर होगी उतना ही ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट होगा। आप मोबाइल आधे घंटे के लिए यूज करोगे तो गर्म नहीं होगा, ठीक है। आपने मोबाइल 5 घंटे के लिए यूज किया, गर्म हो गया, क्योंकि आपने टाइम ज्यादा लिया। आप पावर को जितने ज्यादा टाइम के लिए यूज करोगे सर्किट में, उतनी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो सेम वी आर डूइंग हेयर। हमने क्या किया, पावर को ज्यादा टाइम के लिए लिया, जिससे सर्किट में क्या मिली, हीटिंग इफेक्ट मिली, ओके। तो H इक्वल टू P इंटू टी, ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब पावर का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बेसिक फॉर्मूलेज लिखूंगी बेटा, जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेके चलते हैं हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। व्हाट इज P, P इज पावर, एंड व्हाट इज T, T इज टाइम, एंड पावर क्या है बेटा, वोल्टेज इनटू करंट। अब एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी 10th क्लास का पेपर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ये फॉर्मूला है वो इसी चैप्टर के अंदर है, ये फॉर्मूला किसी भी चैप्टर में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स है, पावर तो आएगी आएगी, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंसेप्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ये आपको याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो इसके थ्रू हम R निकाल सकते हैं। R क्या होता है, V अपॉन आई, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो बेटा पावर है ना, V इंटू आई, इसको R की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और केवल वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे, केवल करंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगी कौन से न्यूमेरिकल का कहाँ पे यूज होगा, किस तरीके से होगा। मान लीजिए मुझे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल मिला एग्जाम में, उसमें केवल आपके पास पावर है, आपके पास करंट है और रेजिस्टेंस है, आपके पास वोल्टेज नहीं है। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह क्या पुटअप किया, आई आर। वी का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का, आई इंटू आर। तो वोल्टेज की जगह पुटअप कर दिया आई आर। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो एक पावर का फॉर्मूला था वो हमें क्या मिला, V इंटू आई। सेकेंड फॉर्मूला क्या मिला, आई स्क्वायर आर। ये बुक में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वंस अगेन हम एक और पावर का फॉर्मूला लेते हैं, द बेसिक इज V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना करंट को लिखेंगे, अब हम केवल वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे। तो करंट क्या हुआ, आई क्या हुई, V अपॉन आर। देखो यहाँ पर आई मल्टीप्लीकेशन में, रेजिस्टेंस नीचे जाके किस में गया, डिवाइड में गया। तो आई क्या हुआ, V अपॉन आर। तो आई की जगह हमने लिखा V अपॉन आर। तो यहाँ पे पावर आपको कितनी मिली, V स्क्वायर बाई आर। तो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके अंदर, जो आपको याद करने ही करने हैं, ओके। तो यहाँ से मैं एक हाईलाइटर लेती हूँ। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है, पावर इनटू टाइम।
पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, एंड V का R के साथ क्या रिलेशन है, I इंटू R। ओके, अब पावर के फॉर्मूले पे आते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज V इंटू आई, द सेकेंड फॉर्मूला इज I स्क्वायर R। तो अब देखिए आप पावर के फॉर्मूले में देखिए केवल करंट है और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास केवल करंट है और रेजिस्टेंस है, आपको पावर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज तो है नहीं, I स्क्वायर R से कैलकुलेट कर लोगे। और अगर आपके पास केवल वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, करंट नहीं है, तो आप किससे कैलकुलेट कर लोगे, V स्क्वायर बाई R से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज है 1 2 3 4 5, these 5 formulas are very important to do the numerical of heating effect of electric current। अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं तो ये पांचों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ओके, अब इसी में बेस्ड हम डेरिवेशन करते हैं हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, ऑफ कोर्स इसके लिए हम दो फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। जो पावर है उसको व्हाट आई कैन राइट, वोल्टेज इनटू करंट, या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे I की जगह Q अपॉन टी। देखिए यहाँ पे I की जगह क्या लिखा है, Q अपॉन टी। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपके पास करंट नहीं है तो आप चार्जेस एंड टाइम है तो आप उसकी जगह Q अपॉन टी पुटअप कर सकते हैं। अब हमने हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट क्या होती है, ठीक है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका क्या फॉर्मूला है, P इंटू टी। पावर की जगह पुटअप किया V इंटू आई इंटू टी, और V की जगह हमने पुटअप किया IR इंटू टी। तो हमें हीटिंग इफेक्ट कितना मिला, I स्क्वायर आर टी। तो अभी आपको प्रीवियसली अगर डेरिवेशन अच्छे से समझ आया होगा ये फॉर्मूला, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ईजी है। केवल क्या किया था, पहले हमने पावर कैलकुलेट करी थी, अब हम हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें पावर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया बेटा, टाइम का मल्टीप्लाई हो गया। किसका मल्टीप्लाई हो गया, टाइम का मल्टीप्लाई हो गया। तो पावर की जगह क्या पुटअप किया, V इंटू आई। क्या पुटअप किया, V इंटू आई, एंड यहाँ पे आया T। ओके, तो V को व्हाट आई कैन राइट, IR, और यहाँ पे हो गया I, तो ये कितना हो गया, I स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट को व्हाट आई कैन राइट, I स्क्वायर आर टी। और जो ये I स्क्वायर आर टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था ना बेटा, जूल ने किया था। ओके, तो वंस अगेन एक बार मैं आपको शॉर्ट में लिख के देती हूँ, H इक्वल टू P इंटू टी। P की जगह पुटअप किया V इंटू आई, ठीक है। P का क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई। अब हम इसे I की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में, I की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो V की जगह IR पुटअप किया, एक और I आया T, I स्क्वायर आर टी। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जहां पर हमने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, वहां पर हम एक फॉर्मूला और ऐड कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट का, I स्क्वायर आर टी। आप वोल्टेज के भी फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा नहीं है हीटिंग इफेक्ट को वोल्टेज की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट जो जूल लॉ ऑफ हीटिंग है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, H की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो दैट इज द फॉर्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। अब हम चलते हैं आगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है, गिव स्टेटमेंट ऑफ जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग का क्या स्टेटमेंट है, तो इन वेरी सिंपल जूल लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन अ कंडक्टर इज, कोई भी कंडक्टर में किस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके इक्वल है, तो जो हीट प्रोडक्शन है उसको H से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। I स्क्वायर आर टी है ना, बस इसी को एक्सप्लेन किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, तो वो दैट इज द सेम। नॉर्मली टी को स्मॉल टी से भी ले सकते हो, कैपिटल टी से भी ले सकते हो, यहाँ पे हमने पहले स्मॉल टी से लिया था तो अभी भी स्मॉल टी से ले लेते हैं। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, तो H का फॉर्मूला क्या हुआ, I स्क्वायर आर टी। अगर मैंने आपको बोला कि बेटा करंट डबल हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो भी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ। आप ज्यादा टाइम लोगे किसी सर्किट पे तो हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ओके, अब द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये हीटिंग इफेक्ट की कोई एप्लीकेशन भी है, हीटिंग इफेक्ट की कोई एप्लीकेशन भी होती है क्या, क्यों हम हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। ऐसा ही तो होना चाहिए कि जैसे मोबाइल है वो गर्म हो रहा है तो उसे थोड़ा कम टाइम के लिए यूज़ करेंगे ताकि हीटिंग इफेक्ट नहीं हो। ऑफ कोर्स ऐसा है, हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन बेटा बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं हमारे घर पे जो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। ओके, नॉर्मली बोला जाता है ना घर पे, पापा बोलते हैं सुबह से फैन चल रहा है,
थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, टीवी 10 घंटे से ऑन है, बंद कर दो, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो क्या होगा, खराब होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो केवल हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। कौन कौन सी देखते हैं। आपके इलेक्ट्रिक आयरन, आपने देखा होगा जब भी आप प्रेस करते हो तो आपने क्या किया, प्रेस को इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दी, करंट दी, और वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और उसी हीट से हमारे कपड़े आयरन होते हैं। तो एक तरीके से एप्लीकेशन हुई कि नहीं हुई। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक हीटर, आपने कभी हीटर देखा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या काम करता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो उसकी जो कॉइल्स हैं वो बर्न हो जाती हैं, एंड उसके थ्रू हमारा खाना क्या होता है, गर्म हो जाता है। इन द सेम वे थर्ड एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर। गीजर भी क्या काम करता है, गीजर के अंदर एक कॉइल लगी होती है, ठीक है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो वो कॉइल गर्म हो जाती है, जिससे पानी आपको गर्म मिलता है। यही सेम कंसेप्ट है इंडक्शन कुकर का, यही सेम कंसेप्ट है माइक्रोवेव ओवन का, और यही सेम कंसेप्ट है हेयर ब्लोअर का। ओके, अब आपके दिमाग में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों है कि बहुत सारी डिवाइसेस तो हीटिंग इफेक्ट से खराब हो रही हैं, लेकिन ये सारी डिवाइसेस क्या हीटिंग इफेक्ट से खराब नहीं होती? इनको भी तो खराब हो जाना चाहिए, ये हीट हो रहा है, इनको हीट मिल रही है तो ये भी खराब हो जानी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं खराब होती? तो इसका रीज़न ये है बेटा, ये जितनी भी डिवाइसेस होती है इनको हम बनाते हैं एलॉय से। किससे बनाते हैं? एलॉय से बनाते हैं। एलॉय की एक खास बात होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जितनी भी डिवाइसेस है किससे मिली है मिलके बेटा? एलॉय से मिलके बनी है। एलॉय एक टाइप का कंडक्टर ही होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बहुत हाई होता है। मतलब आप इसको जितना भी टेम्परेचर दे दो, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये कि नॉर्मल से केस में अगर आपने किसी वायर को गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो वो जल जाएगा, ठीक है, जल जाएगा मतलब वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं, हम इनको एलॉय से बनाते हैं ताकि ये बहुत जल्दी जले नहीं, ठीक है। इसीलिए बोला है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब ये बहुत इजीली तो मेल्ट नहीं होती है। इसलिए ये जो डिवाइसेस है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम कर पाती हैं, क्योंकि हम इन सबको किससे मिलके बनाते हैं? एलॉय से। अब मैं बार बार इस टॉपिक पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ, क्यों बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड डिवाइसेस है ये किससे बनाई जाती हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि एलॉय से बनाई जाती हैं। और एलॉय को से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो प्लीज गाइस से इट केयरफुली, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछते हैं। किससे बनाते हैं? एलॉय से। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, तो देखो एग्जांपल लेते हैं, दो बेस्ट एग्जांपल है जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले अगर आपने कुकर देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक कुकर देखा होगा या इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, इसके अंदर जो वायर यूज करते हैं ना बेटा, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देते हो बहुत ज़्यादा तो ये क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। लेकिन ये कभी मेल्ट नहीं होते, ठीक है, कितना भी टेम्परेचर दे दो इन्हें, ये मेल्ट नहीं होंगे। उल्टा जो ये बर्न होंगे उसी की बर्निंग से हम खाना गर्म कर लेते हैं, ठीक है, खाना बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये वायर किससे बना हुआ है? निक्रोम से। किससे मिलके बना हुआ है? निक्रोम वायर से। और ये निक्रोम भी क्या है बेटा? एलॉय है। क्या है? एलॉय है। और जो ये एलॉय होता है ये ऑफ कोर्स बर्न तो होता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता रहेगा और हम कुकिंग कर लेंगे। इन द सेम वे आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी देखेंगे तो एक वायर होता है जो ऐसे टर्न शेप में मुड़ा हुआ रहता है ना, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर वायर है, वो भी कौन सा, किसका बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है, टंगस्टन का। अभी टंगस्टन का क्यों बना है? क्योंकि बेटा टंगस्टन भी क्या है, यहाँ पे एक एलॉय है जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। यू गाइस कैन नॉट बिलीव, इसका जो टेम्परेचर है ये कितना 3400 डिग्री सेल्सियस तक भी मेल्ट नहीं होता है। तो आप इसे कितना भी टेम्परेचर दे दो, ये क्या होगा? वायर मेल्ट तो होगा नहीं, उल्टा जो इससे इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो एक टाइम के बाद आपने टेम्परेचर दिया, वो गर्म हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा? वो बर्न होगा, और वही बर्निंग से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रिक बल्ब के और इलेक्ट्रिक हीटर के। ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो बेस्ट टाइप के एलॉय कौन से हैं। तो द फर्स्ट इज निक्रोम वायर जो इलेक्ट्रिक कुकर में यूज होता है, एंड द सेकंड वन इज टंगस्टन।
ठीक है, हम इन दोनों को यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका अगेन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होने से ऑफ कोर्स हम इसको हीटिंग इफेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को किया। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक पावर के बेस में, ठीक है, आज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो पावर है, पावर का आपने फॉर्मूला देखिया, V इंटू आई। करंट की यूनिट हमें पता है क्या होती है, एम्पियर। V की यूनिट वोल्टेज की हम V लेते हैं, है ना, वोल्टेज ही लेते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। क्या होती है, वॉट। अब अगर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और अपने घर का मीटर देखोगे तो उसमें लिखा होता है 1 किलोवाट। क्यों हम 1 किलोवाट यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों है बेटा 1 किलोवाट यूज़ करते हैं? क्योंकि बेटा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वॉट पे यूज़ करने लगे ना तो पता नहीं हम कितने वॉट यूज़ कर लेंगे। ओके, तो इसलिए यूनिट थोड़ी किलोवाट में ले लेते हैं ताकि जो नंबर ऑफ जीरोज है वो थोड़े से कम हो जाए। 1 किलोवाट के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कम करने के लिए किलोवाट लिख देते हैं। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है बेटा, 1000 वाट होता है। ओके, अब जो यूनिट हम यूज करते हैं पावर के लिए, पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई है। ओके, अब अगर हमें हीट प्रोड्यूस करनी है, हीट कैलकुलेट करनी है, मतलब एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि आपने किस अमाउंट में एनर्जी कैलकुलेट ली है ना, तभी उसी के अकॉर्डिंगली तो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसी के अकॉर्डिंगली आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने किस अमाउंट में हीट ली है, एनर्जी ली है, दैट इज पावर इनटू टाइम। ओके, पावर टाइम के साथ, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर इसकी एक यूनिट हो सकती है वॉट इनटू सेकंड। ओके, हो सकती है वॉट इनटू सेकंड, बट एक्चुअली हम ये नहीं लेके चलते, हम लेके चलते हैं किलो वॉट आवर में। ठीक है, किलो वॉट आवर में क्यों लेते हैं, ताकि जीरोस को कम कर सकें। अब 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि बेटा 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, कितने जूल होते हैं ये आप कैलकुलेट करके बताओ, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं हम, 1 किलो में कितने वॉट होंगे, 1 किलो वॉट में कितना वॉट होगा, 1000 वॉट। 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, आवर को मिनट के लिए 60, मिनट को सेकंड के लिए 60, तो कितना हो गया 60 इंटू 60, 3600। ओके, तो ये किलो वॉट आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर कट है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो ये कितना हुआ, 36, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि आपने बेटा 1 घंटे में, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना वॉट यूज़ किया, ठीक है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि 1 किलो वॉट अगर 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो आपने कितना ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लिया। तो एनर्जी कैलकुलेट करने में, प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बोलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको किस में ले लेते हैं, किलो वॉट आवर में ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो आपने देखा एक वॉट सेकंड ईजी है बोलना या किलो वॉट आवर बोलना ईजी है, इसीलिए। तो इसी के लिए आगे हमने क्या किया बेटा, देखो क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और 10 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि कई बार ये बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया। 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का डिवाइड किया, और आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड। अब मैं ये वाला पार्ट आगे कर रही हूँ, तो टोटल कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 36/10 है, इधर से जीरो हटा तो क्या हुआ 3.6। तो आप इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वॉट सेकंड। और जो ये वॉट सेकंड है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जूल से कैलकुलेट कर लेंगे या फिर किलो वॉट आवर से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इसे हमने वॉट सेकंड में कन्वर्ट किया, एंड ये वॉट सेकंड को ही हमने यहाँ पे क्या बोला, जूल बोला। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेटा 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होते हैं। ओके, 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है, और अगर आप भूल भी जाएं तो इसे सॉल्व कर लें। ये क्या है, किलो वॉट आवर है, किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई किया, आगे 5 0 आए, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का डिवाइड किया, आपको कितना मिला, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल।
तो आज की क्लास में आई थिंक सो इतना सफिशिएंट है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, बुक में थोड़ा सा छोटा दे रखा है बट ऑफकोर्स हम डेप्थ में करेंगे. आज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ क्लिक टू सब्सक्राइब. बाय ऑल.